नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है, और उद्धव ठाकरे के लिए यही इतिहास एक बुरे सपने की तरह लौट आया है। एक समय जो शिवसेना महाराष्ट्र की राजनीति की धड़कन हुआ करती थी, आज वही उद्धव ठाकरे की कमजोर नीतियों और दिशाहीन राजनीति के कारण अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। एकनाथ शिंदे की उस ऐतिहासिक बगावत से भी उद्धव ठाकरे ने कोई सबक नहीं सीखा, और आज नतीजा सबके सामने है। उनकी पार्टी के 6 और सांसद उन्हें बीच मझधार में छोड़कर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह बगावत सिर्फ एक राजनीतिक टूट नहीं है, बल्कि उद्धव ठाकरे के उस पॉलिटिकल ब्लंडर का नतीजा है, जिसकी शुरुआत उन्होंने 2019 में सत्ता के मोह में की थी। बाला साहब ठाकरे ने जिस हिंदुत्व की नींव पर पार्टी को खड़ा किया था, उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए उसी विचार को कांग्रेस और एनसीपी के सामने सरेंडर कर दिया। जब विचारधारा का ही सौदा हो गया, तो संगठन का बिखरना तो तय था। इसलिए आज पूरा सच में हम शिवसेना यूबीटी की इस टूट को डिकोड करेंगे, और इस बगावत की वजह बताएंगे और इनसाइड स्टोरी बताएंगे। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो महाराष्ट्र में राजनीति में एक बार फिर बवाल मचा हुआ है, और ऑपरेशन टाइगर की चर्चा जोरों पर है। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाले शिवसेना यूबीटी पर एक बार फिर टूट का खतरा मंडराने लगा है। खबरें हैं कि शिवसेना यूबीटी में के जो 9 सांसद हैं, उनमें से 6 सांसद या तो उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो सकते हैं या अलग गुट बना सकते हैं, और बाकी सांसदों ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। लेकिन यह खबर आई कहां से, यह भी समझना होगा। पहले शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा, जिसमें किसी भी बागी गुट को कोई पहचान, दर्जा, सुविधा या विशेष अधिकार नहीं दिए जाने की मांग की गई। फिर इसके बाद शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता संजय राउत ने सांसदों की खरीद फरोख्त को लेकर अपना सपना मनी वाला एक अजीब सा पोस्ट किया। इसके बाद फिर शिवसेना यूबीटी में टूट की खबरों ने जोर पकड़ लिया, और तरह तरह की चर्चाएं जो है वो राजनीतिक गलियारे में शुरू हो गई। और इन्हीं अटकलों के बीच शिवसेना यूबीटी नेताओं ने आज सुबह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और आग्रह किया कि इस मामले में कोई भी फैसला नियमों, कानून, संविधान और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक होना चाहिए। मुलाकात के बाद संजय राउत ने बताया कि स्पीकर ने उन्हें यह भरोसा दिया है कि कोई भी फैसला लेने से पहले वो कानून के हर पहलू पर विचार करेंगे। संजय राउत ने आरोप लगाया कि सांसदों को पाला बदलने के लिए 50 करोड़ रुपए की पेशकश की जा रही है। उन्होंने बागी सांसदों को पार्टी छोड़ने से पहले इस्तीफा देने की चुनौती भी दी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास किसी तरह की फूट की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, और बगावत की खबरें उन्हें मीडिया के जरिए मिल रही हैं, और वो एहतियात के तौर पर यह कदम उठा रहे हैं। लेकिन संवाददाता सम्मेलन के दौरान संजय राउत आपा खो बैठे, और उन्होंने बागी सांसदों के लिए 2 बार अपशब्दों का इस्तेमाल किया। हालांकि उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन हिमाकत यह है कि संजय राउत ने मीडिया कर्मियों से कहा कि वो उस हिस्से को ना काटें और ना ही म्यूट करें, लेकिन उनके कहे शब्द हम आपको नहीं सुना सकते। इसलिए किसी भी सभ्य समाज में ऐसी भाषा की कोई जगह नहीं है। और इतना ही नहीं, बाद में जब उनसे पूछा गया कि आपने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों किया, तो भी उन्होंने माफी मांगने या पश्चाताप करने की बजाय इस बात पर वो अड़ गए कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला है। तो पहले आप भी सुनिए संजय राउत ने क्या कहा, उनके दोनों बयान। ये लोग जो है बेईमान लोग हैं, ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में ऐसा अब लगने लगा है। मैं किसी भी मान देगा, किसी व्यक्ति का नाम नहीं सर। हमारे मराठी में ऐसा यूज होता है, वो महाराष्ट्र में ये हमारा रेगुलर भाषा है। तो आप उसको आप गलत नहीं मानते? क्या गलत है? जिसको जिस भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए वो भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। जिसको जो भाषा समझ में आती है वही भाषा का इस्तेमाल होता है, और कब कौन सी भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए मुझे मालूम है।
मैं एडिटर हूँ सांगा का, 40 साल से मुझे भाषा का पूरा ज्ञान। तो सुना आपने, संजय राउत ये कह रहे हैं कि उन्होंने कोई भी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। इस मामले पर जब उनके साथी अनिल देसाई से पूछा गया तो उन्होंने भी हैरान करने वाला जवाब दिया। जो कुछ भी कहा गया है वो किसी खास व्यक्ति के लिए कहा नहीं गया है, ये अनिल देसाई ने कहा। इस मामले पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री संजय शिरसाट और शिवसेना नेता संजय निरुपम ने संजय राउत की इस हरकत की सख्त आलोचना की है। आप भी सुनिए किसने क्या कहा। थोड़ा नीचे माइक, चेहरा नहीं आ रहा है। जाती है स्लैंग्स और कितना नीचे कर दो या इस तरह का पर्टिकुलर अब्यूज किसी के लिए नहीं होता है। जब एक भावनात्मक संवेदनशील आदमी होता है, जिस तरह से जिन्होंने पूरा अपना जीवन 50 साल इस राजनीति में, सोशल फील्ड में, पब्लिक में किया है, ग्राउंड पे किया है, तो इस तरह की बातें होती है, जिसके लिए उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया कि मैं कोई व्यक्ति विशेष से ये बात नहीं कर रहा था। संजय राउत ने अभी आपने देखा होगा प्रेस में उन्होंने गाली दी। अरे वो एक जिले का नेतृत्व करते हैं, बहुत साल के पुराने लोग हैं, इतने साल से काम कर रहे हैं, उन्होंने भी तो उनका जीवन व्यतीत किया है इसमें पार्टी में, कि एक दिन में उठ के वो एमपी बन गए। इस तरीके से उनको गाली देना, उनका अपमान करना, मुझे लगता है ये बात ठीक नहीं थी। और इसके ये बहुत दिनों से चल रहा होगा। इसका नतीजा ये निकला कि वो आज खासदार उनके साथ में रहना नहीं चाहते। आपकी पूरी पार्टी के नेतृत्व खत्म हो चुका है। आपके नेतृत्व में काम करने की अब क्षमता नहीं है। आपने अपनी पार्टी को हिंदुत्व से तोड़ दिया, जिसकी वजह से आपके कार्यकर्ताओं में, आपके कैडर में, आपके एमएलए में, आपके एमपीज में एक भयंकर असंतोष है, बेचैनी है। आप इस चीज को नहीं पहचान रहे हैं और इसको पहचानने के बजाय आप अपने ही कैडर को दोष दे रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका निश्चित तौर पर सभ्य समाज में इस्तेमाल करना वर्जित है। तो यह उबाठा का अपना फ्रस्ट्रेशन है, उबाठा का अपना विखंडन है। तो इस बीच उद्धव ठाकरे और पार्टी के दूसरे बड़े नेता सभी 6 बागी सांसदों को मनाने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। वहीं पार्टी ने कल दिल्ली में संसदीय समिति की बैठक बुलाई है और खबर है कि पार्टी ने सभी सांसदों को व्हीप जारी करके बैठक में अनिवार्य रूप से शामिल होने के निर्देश दिए हैं। व्हीप में कहा गया है कि जो सांसद बैठक में नहीं आएंगे, पार्टी उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई कर सकती है। आइए अब आपको बताते हैं कि वो 6 सांसद कौन कौन हैं जिन्होंने उद्धव ठाकरे से बगावत कर शिंदे का दामन थामने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। तो इस लिस्ट में पहला नाम है संजय हरिभाऊ जाधव, जिन्हें बंडू जाधव के नाम से भी जाना जाता है और वो परभणी से सांसद हैं। जाधव शिवसेना के एक वरिष्ठ नेता हैं जिन्हें मराठवाड़ा में पार्टी का एक मजबूत पिलर माना जाता है। अब इस लिस्ट में दूसरा नाम है संजय उत्तम राव देशमुख का, जो यवतमाल वाशिम से वर्तमान में सांसद हैं। वो इससे पहले कांग्रेस और बीजेपी में भी रह चुके हैं और अब एक बार फिर पार्टी बदलने जा रहे हैं। उन्हें पूर्वी महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी का एक प्रभावशाली चेहरा माना जाता है। वहीं इस लिस्ट में तीसरा नाम है नागेश पाटिल अष्टिकर का, जो मराठवाड़ा क्षेत्र के हिंगोली से सांसद हैं। और हैरानी की बात है कि लिस्ट में नाम आने से कुछ घंटे पहले ही अष्टिकर ने कहा था कि वो उद्धव ठाकरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। आपको बता दें कि अष्टिकर शिवसेना संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं और मराठवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्र में उनका खासा प्रभाव है। और बागियों की लिस्ट में चौथा नाम है ओम प्रकाश उर्फ पवन राजे निम्बालकर का, जो 2019 और 2024 में धाराशिव लोकसभा क्षेत्र से 2 बार सांसद चुने गए हैं। निम्बालकर मराठवाड़ा में मजबूत राजनीतिक उपस्थिति रखते हैं और सूखे, जल संकट और बेरोजगारी जैसे क्षेत्रीय मुद्दे उठाते रहे। अब बात करते हैं 5वें बागी सांसद की। इनका नाम है भाऊ साहब राजाराम बागचौरे, जो फिलहाल शिरडी लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। बागचौरे अहमदनगर जिले के जमीनी स्तर के नेता माने जाते हैं और ग्रामीण विकास, सिंचाई और किसानों से जुड़े मुद्दे पर अक्सर सक्रिय रहते हैं। और बागियों की इस लिस्ट में छठा और बेहद चौंकाने वाला नाम है संजय दीना पाटिल का, जो मुंबई उत्तर पूर्व से सांसद हैं। संजय दीना पाटिल ने पार्टी छोड़ने की अटकलों को कुछ समय पहले खारिज किया था। उन्होंने कहा था कि मैं उद्धव ठाकरे की पार्टी का सांसद हूं और इसी पार्टी में रहूंगा, लेकिन अब पाटिल ने पाला बदल लिया है, ऐसा लगता है। हालांकि शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता अरविंद सावंत अब भी यही बोल रहे हैं कि अब तक किसी सांसद ने पार्टी छोड़ने की बात नहीं की है, लेकिन उद्धव गुट के ही नेता आनंद दुबे कह रहे हैं कि शिंदे के गुट वाली शिवसेना ने कल देर रात से ही ऑपरेशन टाइगर
शुरू कर दिया है। कोई भी आएगा कुछ भी कहेगा तो नहीं चलेगा। पार्टी पार्टी है, कोई सांसद मतलब पार्टी नहीं, कोई विधायक मतलब पार्टी नहीं। पार्टी सांसद विधायक उसके बावजूद भी पार्टी के केडर से बनती है और वो पार्टी के तहत आज जो कुछ है, हमने अब तक अब किसी का हमें फोन नहीं है, ना किसी ने कहा कि हम जा रहे हैं, ना किसी ने ऐसी खबर दी है। इसलिए कल अभी जैसे आदरणीय राउत साहब ने कहा कि कल हमने पार्टी की मीटिंग रखी है तो हमने उसका व्हिप भी जारी कर दिया कि कल देर रात से ही ऑपरेशन टाइगर इन लोगों ने शुरू कर दिया। ताकत का ऐसा इस्तेमाल करना, दुरुपयोग करना, इन्होंने ऐसा समाज में एक माहौल कर दिया है कि अब कोई विपक्ष यहाँ पर जिंदा रह नहीं सकता। आप देख रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार है बीजेपी की। एकनाथ शिंदे के पास स्वयं 7 सांसद हैं, हमारे पास 9 थे, लेकिन उस 9 में से ये 6 तोड़ना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बगावत की असली वजह क्या है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने शिवसेना यूबीटी गुट में एक नई जान फूंक दी थी। पार्टी में तब तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन उसी साल हुए विधानसभा चुनाव ने सारी तस्वीर बदल दी। बीजेपी ने शिंदे और अजीत पवार के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी का सूपड़ा साफ कर दिया और कहते हैं कि यहीं से एक बार फिर उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के बुरे दिन दुर्दिन शुरू हो गए। लेकिन इस बगावत की असली वजह इन चुनावों के बाद शुरू होती है। आइए अब हम आपको बताते हैं वो 6 पॉइंट जिनके जरिए पूरा सच आपको मालूम पड़ेगा, जिसकी वजह से बागी हुए हैं शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद। तो इस बगावत का पहला कारण है उद्धव ठाकरे की लीडरशिप पर भरोसा नहीं। सांसदों की सबसे बड़ी नाराजगी उद्धव ठाकरे को लेकर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सांसद इस बात से नाराज हैं कि पार्टी का जो नेतृत्व है वो उनके साथ नियमित बैठकें नहीं करता है और उनकी चिंताओं पर ठीक से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नेतृत्व और सांसदों के बीच एक बड़ा कम्युनिकेशन गैप साफ दिखने लगा था। सांसदों की शिकायत पर उद्धव ठाकरे द्वारा तुरंत एक्शन न लेना इस दूरी को और बढ़ाता गया। इस बगावत का दूसरा कारण है निकाय चुनाव में मिली करारी हार। अभी 6 महीने पहले हुए महाराष्ट्र निकाय चुनाव में शिवसेना यूबीटी को करारी हार मिली थी। पूरे महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं में से केवल परभणी को छोड़कर पार्टी सभी जगह पर हार गई। अगर पूरे महाराष्ट्र की 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के कुल 6,859 वार्डों की बात करें तो यूबीटी को सिर्फ और सिर्फ 576 सीटें मिली और वो 5वें नंबर पर, जी हां 5वें नंबर पर खिसक गई। सांसदों ने आरोप लगाया कि स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान पार्टी ने उन्हें आर्थिक मदद नहीं दी। सांसदों ने स्थानीय चुनावों के लिए बार बार फंड और संगठन के से समर्थन की मांग की, लेकिन उनकी मांगों पर उद्धव ठाकरे और उनकी टीम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस बगावत का तीसरा कारण है पार्टी में आदित्य ठाकरे का बढ़ता कद। सांसदों को लग रहा है कि आदित्य ठाकरे को जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ाया जा रहा है। उनके इर्द गिर्द रहने वाले नेताओं के हाथ में ही फैसले लेने की कमान आ गई थी, जो जमीन से जुड़े अनुभवी सांसदों को नागवार गुजरा। और सूत्रों का यह भी दावा है कि कई सांसद कई बार अपॉइंटमेंट मांगने के बाद भी जूनियर ठाकरे से मुलाकात नहीं कर पाते हैं। इस बगावत का चौथा कारण है उद्धव ठाकरे की हिंदुत्व से दूरी। कई जानकारों का कहना है कि उद्धव ठाकरे ने जब से कांग्रेस और एनसीपी जैसे सो कॉल्ड सेक्युलर दलों का दामन थामा है, तभी से पार्टी का मूल प्रखर हिंदुत्व और मराठी मानुष का एजेंडा जो है वो कमजोर पड़ने लगा है। जमीन पर पारंपरिक मतदाताओं के बीच जवाब देना सांसदों के लिए मुश्किल होता जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ शिंदे गुट ने खुद को बाला साहब ठाकरे की वैचारिक विरासत का असली वारिस साबित कर दिया है। इस बगावत का पांचवा कारण है एमवीए में कमजोर होते उद्धव ठाकरे। महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए गठबंधन में कांग्रेस और एनसीपी का जो पवार गुट है उसका ग्राफ दोबारा मजबूत हो रहा है। बागी सांसदों को यह डर सता रहा है कि अगर वे उद्धव ठाकरे के गुट में ही बने रहे तो आगामी चुनावों में सीट बंटवारे में कांग्रेस और शरद पवार गुट उनके संसदीय क्षेत्रों में आने वाली सीटों पर या उनकी ही सीटों पर हावी हो सकता है, जिससे जमीनी स्तर पर सांसदों को अपना वजूद, कैडर और खुद का करियर खत्म होने का डर लग रहा है। और इस बगावत का छठवां कारण है संजय राउत की बयानबाजी से असंतोष। आपने सुना होगा किस तरह की गाली गलौज वाली भाषा वो इस्तेमाल करते हैं। और इनसाइड रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत, जिनको हमने सुना था, वो रोज रोज इसी तरह के तीखे बयानों और आक्रामक रुख से कई जमीनी सांसदों को उल्टा सीधा बोलते हैं, जिससे वो सांसद जो है वो असहज महसूस कर रहे थे। और सांसदों का मानना था कि इस तरह की आक्रामक बयानबाजी दिल्ली और राज्य के अन्य बड़े नेताओं के साथ उनके कामकाजी और व्यवहारिक संबंधों को
खराब कर रही थी। तो शिवसेना उद्धव गुट अपनी कमियों पर ध्यान देने के बजाय अपनी पार्टी में फूट के लिए बीजेपी को भी जिम्मेदार ठहरा रहा है। लेकिन बीजेपी का साफ कहना है कि ऑपरेशन टाइगर से उसका कोई लेना देना नहीं है। आप भी सुनिए बीजेपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले का इस बारे में क्या कहना है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध नहीं है। उद्धव ठाकरे जी को उनके एमएलए एमपी क्यों छोड़ के जा रहे हैं, उद्धव जी जाने, और एकनाथ शिंदे जी के पास जा रहे तो एकनाथ शिंदे जी जाने। भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध नहीं, हमारे मुख्यमंत्री का कोई संबंध नहीं, हमारे कोई नेताओं का संबंध नहीं, ना दिल्ली से ना गल्ली से। इसलिए इसका रिलेशन केवल उद्धव जी और एकनाथ शिंदे जी से है। और मुझे लगता है कि पैसे के आधार पे उनकी बदनामी करना ठीक नहीं है। ढूंढना चाहिए क्या कारण होगा कि हम लोगों के पास जो एमएलए एमपी क्यों छोड़ के जाते हैं। और बीजेपी में कल कुछ समझौता हुआ तो हमारी जवाबदारी होती है, अपनी अपनी पार्टी की जवाबदारी है। तो हमें खुद को पहचाने, खुद को देखें कि हमारा क्या चल रहा है। तो दूसरे के खिलाफ आरोप करके या एमएलए एमपी के खिलाफ पैसा लेने का आरोप करना मुझे लगता है ठीक नहीं है। अगर पिछले 50 दिनों की बात करें तो देश की 3 बड़ी विपक्षी पार्टी के सांसद बगावत कर चुके हैं। पहले राघव चड्ढा के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद बागी हो गए। फिर इसके बाद टीएमसी के 20 लोकसभा सांसदों ने ममता बनर्जी के खिलाफ विद्रोह कर दिया और 3-4 राज्यसभा सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। और अब शिवसेना यूबीटी के 6 लोकसभा सांसद बगावत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। यह एक बड़ा राजनीतिक सवाल है कि आखिर विपक्षी पार्टियों, खासकर क्षेत्रीय दलों के सांसदों का अपनी पार्टी से मोहभंग क्यों हो रहा है। तो आइए सीधे चलते हैं फ्रांस, जहां पर पीएम मोदी अपना ओपनिंग रिमार्क दे रहे हैं। Well, thank you very much. We had some great meetings in France. The group of people used to be the G8, now it's G7. I don't know if that was a good deal or not, but it's a G7, and we have a G2 coming up, and then we have a G20 coming up. You know what the G2 is, I think, most of you. But we had in particular some very good conversations with Prime Minister Modi, India, and we're doing trade deals. We're doing a lot of things. A lot of things are happening between the United States and India. The United States is doing the best we've ever done. We have over $19.2 trillion coming in, and we're building factories, we're building everything, and Prime Minister is building a lot in the United States. He's spending a lot of money in the United States, so we appreciate that job. But I just want to say he's been my friend for a long time now, and we've always had a great relationship, and it's great to be with you. Thank you very much. Great to be with you. Thank you. राष्ट्रपति जी, आपसे मिलकर के बहुत खुशी हो रही है। और पिछले वर्ष हम वाशिंगटन में मिले थे। उसके बाद हमारे संबंधों में एक नई गति आई है, नई ऊर्जा आई है, और कई विषयों में हम बहुत मिल करके आगे चल रहे हैं। और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारी दोनों टीमें भी मिलजुल करके हमने जो टारगेट तय किए उसको पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं, और हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक्सेलेंसी, पश्चिम एशिया में शांति के जो प्रयास में प्रगति हुई है, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। आपके इन प्रयासों के कारण पश्चिम एशिया में शांति की एक नई किरण नजर आ रही है, और हम आशा करते हैं कि चिरस्थायी शांति बनेगी। एक्सेलेंसी, आप और हम सभी इस बात से सहमत हैं कि हॉर्मुज का खुला रहना एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अनिवार्य है। एक्सेलेंसी, हम हमेशा कहते रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सुनिश्चित होना चाहिए, और इस पर हम सब ने मिलकर के बल देना चाहिए। एक्सेलेंसी, आप जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी प्रशंसा करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। Thank you very much. थैंक यू। Thank you, friends. Thank you. तो ये थी प्रधानमंत्री मोदी और
डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो बैठक हो रही है उसकी तस्वीरें और ओपनिंग रिमार्क्स, जिसमें पीएम मोदी ने कहा है कि ये बैठक जो है, जो बातचीत है, वो अच्छे मुद्दों पर हो रही है और दोनों देशों के बीच जो संबंध हैं वो एक नई दिशा में जा सकते हैं। तो पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे क्या टूटने वाली है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। कछुए दी चाल नहीं, चीते दी रफ्तारा, मैं नया हिंदुस्तान। पुत्र, जब मैंने ट्रक चलाना शुरू किया सी ना, सड़कां देख के दिल ही बैठ जाता सी। पर अब देख सड़कें मक्खन जैसी हो गई हैं, वड्डे वड्डे पुल बन गए ने, तभी तो तेरे पापा जी का धंधा भी वड्डा हो गया है। ले पुत्र, हुन तू खेल। 12 साल स्पीड और स्केल के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। फिर से लेट? बेटी का नया अकाउंट और मेरा KYC भी अपडेट करना है। मैं यहाँ नूडल्स बना रहा हूँ और तुम बहाने बना रहे हो। अरे ये तो एकदम झटपट काम है। कैसे? अगर KYC में कोई चेंज नहीं है या सिर्फ एड्रेस बदला है तो रजिस्टर्ड मोबाइल, ईमेल, इंटरनेट बैंकिंग या लेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन करो। और चेंजेस हो तो घर बैठे वीडियो KYC, आधार OTP, KYC से अपडेट करो। सिंपल। ये तो नूडल्स बनाने से भी आसान है। अभी आता हूँ। RBI कहता है KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहाँ छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है। कुछ साल पहले कोई सोच भी सकता रहा कि जब बिन बुलाए बीमारी घर को घुसाओ, और ये भी कोई सोच सकता था एक दिन 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिल जाएगा, आधे से आधे दाम में दवाइयां मिल जाएगी। पहले के मुकाबले बहुत ही आगे बढ़ गए रे। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और शिवसेना यूबीटी में टूट की अटकलों के बीच सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के चीफ और यूपी में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है और पार्टी के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने पार्टी में टूट की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि सपा मजबूत और एकजुट है। आप भी सुनिए किसने क्या कहा। अभी उधर भाई महाराष्ट्र की तरफ मत ध्यान रखिए, अब यूपी का नंबर है। यूपी में क्या होगा, यहाँ भी जाएंगे भैया मेरे। आपने नहीं देखा राम गोपाल जी एक बढ़िया चिट्ठी माननीय अमित शाह जी को थमा दिए हैं और कह दिए हैं उनसे धीरे से कि इतना लोगों का नाम है, ये लोग के बुला के अपने पास ले लीजिए, हम लोगों का जान बचाए रखिए। नहीं तो हम तो कह रहे हैं कि राम गोपाल जी इसका खुलासा करें, उस चिट्ठी में क्या लिखे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से काम करती है और कई दलों को तोड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के कई विधायक, MLC, राज्यसभा उन्होंने तोड़े थे। क्या स्वार्थ रहा होगा, क्या लालच रहा होगा, क्या डर रहा होगा।
तो फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी पूरा सच जारी रहेगा। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। कछुए दी चाल नहीं चीते दी रफ्तारा, मैं नया हिंदुस्तान। पुत्र, जब मैंने ट्रक चलाना शुरू किया सी ना, सड़कां देख के दिल ही बैठ जाता सी। पर अब देख सड़कें मक्खन जैसी हो गई हैं, वड्डे वड्डे पुल बन गए ने, तभी तो तेरे पापा जी का धंधा भी वड्डा हो गया है। ले पुत्र, हुन तू खेल। 12 साल स्पीड और स्केल के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। हर सुबह भारत एक नए सपने के साथ जागता है और हर सपने को, हर प्रगति को एक शक्ति आगे बढ़ाती है। पिछले 12 वर्षों में बढ़ते कोयला उत्पादन और मजबूत सप्लाई के साथ देश की ऊर्जा सुरक्षा को नई मजबूती मिली। विकास को जिम्मेदारी और भविष्य से जोड़ते हुए पर्यावरण और विविधीकरण को भी नई दिशा मिली, क्योंकि प्रगति सिर्फ संरचनाओं में नहीं, लोगों के जीवन में भी नजर आनी चाहिए। और इसी सोच के साथ आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मिली नई ऊर्जा। यही है कोल इंडिया, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। बीमारी हुई तो पता लगा कि हॉस्पिटल का बिल ऑफिस के हेल्थ इंश्योरेंस से कई गुना ज्यादा है। काश मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। भाई मेड इन इंडिया, भाई इसकी तो चिप भी इंडिया में बन रही है। कमाल है ना। कुछ साल पहले तक स्वदेशी पर शायद ही ऐसी चर्चा होती थी, और आज स्वदेशी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, शौर्य, इनोवेशन, एम्पावरमेंट। पर अभी भारत की ताकत और बढ़ानी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो आज पूरा सच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।